शहीद मरते नहीं दफनाए जाते हैं, शहीद मरते नहीं दफनाए जाते हैं, कब्र खोद के देखो तो जिंदा पाए जाते हैं, कब्र खोद के देखो तो जिंदा पाए। तो भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। आज गणतंत्र दिवस का दिन है, 75वां गणतंत्र दिवस भारत मना रहा है। और निश्चित रूप से गणतंत्र का डायरेक्ट अगर हम संबंध की बात करें तो वो भारत के संविधान से है, क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ और भारत गणतंत्र बना। जब हम गणतंत्र की बात करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि हमारे देश का जो संवैधानिक प्रधान है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, उनका जो पद है वो वंशानुगत नहीं है। जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, तो ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ का किंग या क्वीन या वहाँ का राष्ट्र का जो प्रधान होता है उसका पद वंशानुगत होता है, इसलिए ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, भारत गणतंत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो संवैधानिक प्रमुख है यानी राष्ट्रपति का जो पद है वो पद वंशानुगत नहीं है। वो प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर उनका चुनाव होता है। तो इसी क्रम में जब मैं यहाँ पे टहल रहा था तो मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता से मुलाकात हुई। उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, क्योंकि सीधा संबंध संविधान का वकीलों से, हालांकि सबसे है, लेकिन वकीलों का पाला हमेशा पड़ता है। तो मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि आज के दिन के बारे में। सर, पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं जयप्रकाश राय, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद, और प्रयागराज में ही मेरा निवास है और विगत 25 वर्षों से मैं अधिवक्ता के कार्य में हूँ। आज बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ हमारी भारतीय जनमानस में इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व के रूप में गणतंत्र दिवस का मनाया जाना, ये हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का दिन गणतंत्र यानी जनता से, गण से बना हुआ तंत्र जो है, ये किसी विशेष राजा महाराजा या किसी ऐसे सिस्टम से नहीं बना हुआ है जो कि किसी के ऊपर प्रभाव हो। यहाँ गणतंत्र की बात की जाती है, जनता की बात की जाती है। आम जनमानस की भावनाओं का कद्र करते हुए 3 वर्षों के अंदर जो हमारा संविधान तैयार किया गया, उसमें हमारे भारत के मनीषियों ने जो अपना अक्षुण्ण योगदान दिया और भारत भूमि से जुड़ा हुआ उन सवालों को उठाया उसमें, और तमाम प्रकार की कुरीतियों विकृतियों को दूर करने की बात जो हमारे संविधान के अंदर रखी गई है। मैं तो चाहूँगा कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई अनिवार्य रूप से, जैसे हिंदी की पढ़ाई होती है, अन्य चीज़ों की पढ़ाई होती है, इसको प्राथमिक दर्जे से शुरू कर दिया जाए। यदि लैंग्वेज का ज्ञान बच्चे को हो जाता है, उसके बाद संविधान को एक हम लोगों के यहाँ विषय, अनिवार्य विषय के रूप में रखा जाए और भारत का हर जनमानस संविधान के बारे में जाने, तब तो वो अपने अधिकार की बात कर सकता है। हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। आप अभी बात कर रहे थे, बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव लाइफ में रहते हैं। बच्चों के डिप्रेशन में जाने के अनेक कारण हैं। हमारे यहाँ शिक्षा का सिस्टम जो है आज भी बिगड़ा हुआ है। इसको पहले एक शिक्षा होनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इस आवाम में एक शिक्षा हो। और जहाँ तक बात है इस गणतंत्र को और स्वतंत्र को लाने का, तो वर्दी नहीं माने रखती। चंद्रशेखर आजाद जी किसी वर्दी को नहीं पहने थे। ये बिना वर्दी परतंत्र भारत में देश को स्वतंत्र कराने के लिए ऐसे शहीदों ने अपने जानों की कुर्बानियां दी, जो कि आज हम इनके समक्ष खड़े होकर के अपनी बात को रख रहे हैं। ये स्वतंत्रता नहीं थी। आज हम खुले आसमान के तले जो अपनी बात को रख रहे हैं स्वतंत्रता पूर्वक, तो इस बात को रखने के लिए इन लोगों की देन है जो आज। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे आप वकालत के पेशे में,
वर्तमान समय में हम देखते हैं कि भारत का जो कह सकते हैं कि न्याय व्यवस्था है, उसमें जो केसेस है बहुत सारे पेंडिंग, बहुत सालों तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। इसको किस तरह से बदला जा सकता है, इसमें संक्षेप में आप बता सकते हैं कुछ, तो बताइए कि इसमें सुधार बहुत ज़रूरी है और इसमें आप सबकी भूमिका का बहुत ही सराहनीय योगदान होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया थोड़ा विशद प्रक्रिया है। इसमें अंदर जाने में ये दिखाई देता है कि अधिवक्ता होता है वो अपने क्लाइंट का हित सोचता है। क्लाइंट जो है, एक ही क्लाइंट आता है, एक क्लाइंट आता है वादी मुकदमा, वो ये सोचता है कि हम स्टे ले लें किसी चीज़ पे, और स्टे ये बहुत दिनों तक फॉर ड्यूरिंग ए लॉन्ग टाइम चले। अब उस स्थिति में अधिवक्ता विवश हो जाता है अपने क्लाइंट का हित को देखते हुए, और दूसरा चाहता है कि स्टे न मिले। तो इस प्रकार से प्रक्रियाएं लेंदी होती जा रही हैं, लेकिन एक लिमिट टाइम हर मुकदमे के लिए जब तक नहीं बांधा जाएगा कि इतने दिनों में ट्रायल हो, इतनों दिनों में चार्जशीट लगे क्रिमिनल केसेज हैं तो, और हर चीज़ का एक टाइम निश्चित हो जाए। अगर टाइम के अंदर नहीं प्रक्रिया पूरी होती है तो उसको डिफंग माना जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सही कहा इन्होंने कि जब तक हम अपने देश के संविधान को बहुत प्रारंभिक समय से ही जब तक उसको कंपलसरी नहीं किया जाएगा, हम अपने देश के संविधान को नहीं समझ पाएंगे। संवैधानिक साक्षरता में हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे और संवैधानिक साक्षरता बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात कि हाई कोर्ट में या न्यायालय में जो पेंडिंग केसेस है, उस केसेस का भी एक टाइम बाउंड समाधान होना चाहिए, तभी जाकर हम जो है अपने देश की न्याय व्यवस्था को और भी दुरुस्त कर पाएंगे। मैं आज शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद के संबंध में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एनसीसी के भी कुछ बच्चे उपस्थित हैं और एनसीसी का आप सब जानते हैं एनसीसी के बारे में। एनसीसी का देश के कह सकते हैं कि देश की रक्षा, देश की अनुशासन में किस तरह का योगदान रहा है, तो हम लोग उन बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे। बेटा, सबसे पहले आप सब बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब। तो बेटा ये बताओ कि तुम लोग एनसीसी से जुड़े हुए हो, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर। तो एनसीसी से जुड़कर तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप अनुशासन को बरकरार रखने में, युवाओं में अनुशासन को बनाए रखने में एनसीसी का क्या योगदान है? बहुत योगदान है। क्या लगता है, क्या लगता है? एनसीसी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हाँ। और इससे जुड़कर हमें अनुशासन की भावना जागृत होती है और देशभक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर आप राष्ट्र के लिए क्या करना चाहते हैं भविष्य में? हम अगर राष्ट्र के लिए मतलब देश की रक्षा के लिए अगर हमें मर मिटना पड़े तो हम उसके लिए हाजिर हैं। एनसीसी के रूप में आपको क्या करना होता है? आप जैसे वर्दी पहन लिया है ना, और आपको बैज मिल गया, ठीक है, तो आपको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है एनसीसी के लिए? एनसीसी में आप ज्वाइन किया तो आप एनसीसी के लिए क्या क्या करते हैं? एनसीसी के लिए जब बुलाते हैं तो हम लोग आ जाते हैं। परेड जब बुलाते हैं परेड के लिए आ जाते हैं, जहाँ बुलाते हैं हमको वहाँ जाना पड़ता है। और इसके अलावा और क्या करते हैं? इसके लिए जो एक तो अनुशासन करते हैं, एक तो अनुशासन में रहना क्या सीखते हैं। आपको कभी कभार कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या आपको बुलाया जाता है? हाँ, ये सब बुलाया आपने जाता है। अभी तक कहाँ पर सेवा दिया है? सर, कल जैसा कि हमारी इंडियन आर्मी का यहाँ पर कंपनी गार्डन में रिहर्सल था, तो हम लोग को यहाँ पर बुलाया गया था। तो हम लोग भारी से भारी मात्रा में यहाँ पर पहुँचे थे और रिहर्सल का मतलब क्या कहते हैं, सीओ साहब के साथ हमने वो किया, लाभ उठाया। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब है कि जो आर्मी मैन होते हैं, उस आर्मी मैन की एक प्रकार से आर्मी आप ना होते हुए भी उसका एक प्रिपरेशन, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। यानी कि भविष्य में जब आप आर्मी के लिए तैयारी करेंगे, एनडीएस, सीडीएस वगैरह इत्यादि की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एनसीसी के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को प्रेफरेंसेस मिलता है ना, क्योंकि आप पहले से ही वो सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें जान रहे होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो वंदे